प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभु दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 जिसका नाम है जलवायु के अंतर्गत भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इससे पूर्व के पाठ में पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम पढ़ते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तत्व। वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जो हमारी देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला है अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा, कर्क वृत्त से तात्पर्य है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम कर्क वृत्त कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये हमारे देश के मध्य से निकलती है। जैसा हमने अध्याय 1 में पढ़ा था, यह पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर के जाती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त जब हमारे देश के मध्य से निकलता है तो देश को ताप कटिबंधों में 2 भागों में बांट देता है। जो दक्षिण का भाग है वो उष्णकटिबंध में आता है, और जो उत्तर का भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, जिसे शीतोष्ण भी बोलते हैं। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। यही कारण है कि हमारे देश की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषताएं मिलती हैं। दूसरा है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। जैसा हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, भारत के तीनों ओर समुद्र है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। जहाँ तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। मध्य एशिया, साइबेरिया से जो बर्फीली ठंडी हवाएं आती हैं उनको हिमालय रोकता है, और हमारे देश की जलवायु को अत्यधिक ठंडी होने से बचाता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। हिमालय के कारण ही जो मध्य एशिया से बर्फीली ठंडी हवाएं आती हैं, साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं, उनसे हिमालय पर्वतमाला हमारे देश की रक्षा करता है और अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में ठंड नहीं पड़ने देता। यही कारण है कि मध्य एशिया की तुलना में हमारे देश में ठंड कम पड़ती है। तीसरा है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। देखिए, ये बहुत समझने की बात है कि हमारे देश की जलवायु और जो मौसमी अवस्था है वो ये निम्न गतिविधियों से, निम्न अवस्थाओं से संचालित। तो पहला वायुदाब एवं धरातलीय पवन, दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण, और तीसरा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय
चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। व्यापारिक पवनें वो पवनें होती हैं जो निश्चित दिशा में कुछ समय के लिए एक ही दिशा में चलती है। जैसे हमारे देश में 6 महीने पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इस कारण हमारे देश की जलवायु को मानसूनी भी कहते हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये स्थल भागों से निकलती है, इसलिए स्थल भागों में नमी की मात्रा कम होती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा या तो कम होती है या होती ही नहीं। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, यानी इन पवनों के आधार पर भारत को सूखा क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हम उसको देखें उससे पहले हम कोरियालिस बल को समझ लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, इसके कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसके कारण जो आभासी बल पैदा होता है उसे कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है। ये हमें सीधा सा याद रखना चाहिए कि इस आभासी बल के कारण, कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। अक्सर यह प्रश्न आता है कि कोरियालिस बल किसे कहते हैं या फेरल का नियम किसे कहा जाता है। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, जैसा मैंने आपको इससे पूर्व वाले पाठ में बताया था। जब तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है, और तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है। तो शीत ऋतु में हिमालय के आसपास उच्च दाब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंड अधिक पड़ती है, तापमान बहुत कम होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। इसलिए जो दक्षिण में महासागरीय क्षेत्र है वहाँ वायुदाब कम होता है, क्योंकि समुद्री जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। उत्तर भारत में तापमान कम होने के कारण सर्दी अधिक पड़ती है, जबकि समुद्री प्रभाव के कारण और विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण दक्षिण भारत का तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ निम्न वायुदाब होता है। यही कारण है कि शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में वायुदाब निम्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्थल भाग है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जब सीधी गिरती है, इस कारण यहाँ तापमान अधिक हो जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। इसलिए समुद्री प्रभाव के कारण दक्षिण में तापमान कम रहता है, तो समुद्र से पवनें, जलीय भाग से पवनें उत्तर की ओर चलने लगती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। ये फेरल के नियम के अनुसार होता है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है,
यानी समुद्रों के ऊपर से बहती है, इसलिए इनमें नमी की मात्रा होती है, नमी ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कर देती है। इस प्रदेश में उत्तरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रभाव के प्रभाव में रहता है। इस प्रभाव का एक मुख्य घटक जेट धारा है। देखिए, जेट धारा जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये भी भारत की जलवायु को निर्धारित करती है। जेट धाराएं क्या हैं, ये अक्सर प्रश्न आता है। तो जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, गर्मी की ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भागों में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। इन्हीं जेट धाराओं के कारण हमारे देश के उत्तर और पश्चिम में, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। गर्मियों के दिनों में, गर्मी की ऋतु में सूर्य की आभासी गति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट धारा है वो हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। देखिए, ये जेट धारा क्या है? जेट धारा क्या है? ये एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। ये जेट धाराएं, अब देखिए हम पढ़ते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। थोड़ा हम ये मानचित्र को देख लें। इस मानचित्र में हम देखते हैं ये तिब्बत का पठार दिखाया गया है, नीचे भारत है। जैसा हमने पहले अध्याय में देखा, भारत के एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो यहीं से हम समझते हैं ये जेट धाराएं देखिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से चल रही है और ये प्रशांत महासागर की ओर निकल गई, भारत के हिमालय पर्वतीय भाग से निकलती है। और इसकी एक धारा सर्दियों में देखिए हिमालय के उत्तर में होकर के निकल रही है। इनसे देखिए स्थल से जल की ओर पवनें चल रही हैं। एक तरफ स्थल से पवनें अरब सागर की ओर चल रही है, तीर के निशान देखिए, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, जहाँ हिंद महासागर की रेखा, हिंद महासागर लिखा हुआ है, नीचे ये 0 डिग्री अक्षांश है। और ये दक्षिण में भी 30 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की ओर पवनें चल रही हैं। ये धरातल, ये उपोष्ण कटिबंधीय पवनें हैं जो जनवरी के महीने में स्थिति दिखाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि शीतकाल में स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं। अब देखिए हम जून की स्थिति देखते हैं। ये है भारतीय उपमहाद्वीप में जून के दौरान मौसम की स्थिति। जून में जैसा स्थलीय भाग में, जैसा हमने पढ़ा था कि जून में स्थलीय भाग में तापमान अधिक होता है, वायुदाब कम हो जाता है। समुद्री प्रभाव के कारण दक्षिण में इन महासागरों का तापमान अधिक रहता है, वायुदाब उत्तर की तुलना में
वायुदाब अधिक रहता है। उत्तर भारत में जहाँ तापमान अधिक रहता है वायुदाब कम हो जाता है। दक्षिण भारत में महासागरीय प्रभाव के कारण उत्तर भारत की तुलना में तापमान कम रहता है और वायुदाब अधिक रहता है। इस कारण देखिए अरब सागर, ये हम देखते हैं नीचे 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से पवने हिंद महासागर से होकर के बंगाल की खाड़ी की ओर आ रही है, अरब सागर की ओर आ रही है। और ये जो उत्तर की जेठ हवाएं ये यहाँ से देखिए तिब्बत के ऊपर से गायब हो गई, अर्थात इससे ऊपर बहने लगती हैं। इस कारण समुद्रों से स्थल की ओर पवनें चलती हैं और इसी अवधि में हमारे देश में वर्षा होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसे कहते हैं? सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? अभी आपने सुना होगा कि अभी तोयत ताउते नामक ये जो चक्रवात एक तूफान आया था और उस तूफान के कारण विनाश हुआ। तो इस प्रकार ये चक्रवाती तूफान आते हैं। आशा है आपको भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगले पाठ में हम भारतीय मानसून के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। अस्तु।